नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस को समझने की हमारी कोशिश में आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी कानून को अगर सही से समझना है तो उसका सबसे पहला कदम होता है उसकी भाषा, उसके शब्दों को जानना। तो आज हम इसी पहले और सबसे जरूरी कदम पर ध्यान देंगे, जो है बीएनएसएस की धारा 2। तो सवाल ये उठता है कि किसी कानून को समझने का सही तरीका आखिर है क्या? क्या हमें सीधे सेक्शंस पढ़ना शुरू कर देना चाहिए या उससे पहले भी कुछ जानना जरूरी होता है? जवाब बिल्कुल साफ है। पहले उसके शब्दों को सही से जानना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 असल में इस पूरे कानून के लिए एक ऑफिशियल डिक्शनरी, मतलब एक शब्दकोश की तरह है। तो पूरी संहिता को पढ़ने से पहले इस डिक्शनरी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि कानून में इन परिभाषाओं की जरूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम जानेंगे कि कानून में लोग और जगह का क्या मतलब है। अपराध और प्रक्रिया से जुड़े शब्दों को समझेंगे, देखेंगे कि मामले कितने तरह के होते हैं और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जरूरी बातों को दोहराएंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं कि आखिर किसी भी कानून में परिभाषाओं यानी डेफिनेशंस के लिए एक अलग सेक्शन होता ही क्यों है, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, कानूनी परिभाषाएं हर शब्द को एक पक्का और साफ मतलब देती हैं। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक तरह से नियम है। इसका मतलब ये है कि जज, वकील, पुलिस सब के लिए एक शब्द का एक ही मतलब होगा। इससे किसी भी तरह का भ्रम नहीं होता और ये पक्का होता है कि कानून पूरे देश में एक ही तरीके से लागू हो। ठीक है, अब आते हैं उन शब्दों पर जो हमें कानून के किरदारों और उनके काम करने के दायरे के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तो जिस इंसान को नुकसान हुआ, जिसका मोबाइल गया, वो कानून की भाषा में है पीड़ित। और हाँ, अगर वो नाबालिग है तो उसके माता पिता या गार्डियन भी पीड़ित ही माने जाएंगे। अब अदालत में केस चलेगा तो सरकार की तरफ से जो वकील केस लड़ेंगे उन्हें हम कहते हैं लोक अभियोजक। ये समझना जरूरी है कि वो पीड़ित के नहीं बल्कि पूरे समाज यानी स्टेट के वकील होते हैं। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, इसका सीधा सीधा मतलब है एसएचओ यानी स्टेशन हेड ऑफिसर। और अगर मान लीजिए वो छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह जो भी सबसे सीनियर अधिकारी उस वक्त स्टेशन पर होगा उसे ही भारसाधक अधिकारी माना जाएगा। और स्थानीय अधिकारिता, ये वो दायरा है, वो इलाका है जहां एक कोर्ट काम कर सकती है। जैसे दिल्ली की कोई कोर्ट मुंबई में हुए मामले की सुनवाई सीधे नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी स्थानीय अधिकारिता यानी लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर है। अब इस स्लाइड में स्थान की परिभाषा देखिए, ये काफी दिलचस्प है। कानून की नज़र में स्थान सिर्फ कोई घर या बिल्डिंग नहीं है, इसमें एक टेंट, चलती हुई गाड़ी और यहाँ तक कि पानी का जहाज भी शामिल है। ऐसा इसलिए है ताकि कोई ये कहकर बच ना सके कि अपराध तो चलती कार में हुआ था, किसी जगह पर नहीं। चलिए अब अगले ग्रुप पर चलते हैं। ये उन शब्दों के बारे में है जो हमें बताते हैं कि अपराध क्या है और एक बार अपराध होने के बाद कानून की गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है। अपराध का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसके लिए कानून में सजा तय की गई है। अब अपराध भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है असंज्ञेय अपराध, जो थोड़े कम गंभीर माने जाते हैं, जैसे किसी की बेइज्जती करना या मामूली कहासुनी। ऐसे मामलों में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ होते हैं संज्ञेय अपराध, जैसे हत्या या डकैती, जो इतने गंभीर होते हैं कि पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार मिल जाता है। न्यायिक कार्यवाही मतलब कोर्ट के अंदर होने वाली वो सारी प्रक्रिया जहां गवाह कसम खाकर अपना बयान दर्ज कराते हैं। और पुलिस रिपोर्ट, जिसे हम आम बोलचाल में चार्जशीट भी कहते हैं, वो फाइनल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट को सौंपती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में केस आगे बढ़ता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये शब्द एक पूरी कहानी बताते हैं। पहले एक अपराध होता है, फिर पुलिस जांच करके पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट बनाती है और उसके बाद अदालत में न्यायिक कार्यवाही शुरू होती है। ये शब्द मिलकर ही न्याय प्रणाली की पूरी प्रक्रिया का ढांचा तैयार करते हैं। अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि अपराध कितना गंभीर है, इस आधार पर मामलों को किन दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। तो ये बहुत ही जरूरी है। मामलों को दो तरह से बांटा गया है। पहला, वारंट मामला। ये उन गंभीर अपराधों से जुड़ा है जिनकी सजा मौत, उम्र कैद या 2 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है, जैसे हत्या या डकैती। इनके अलावा जो भी मामले बच गए
वो सब समन मामले कहलाते हैं। ये कम गंभीर होते हैं, जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला। और ये जो बंटवारा है, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि केस का ट्रायल कैसे चलेगा। एक वारंट मामले की प्रक्रिया लंबी और ज़्यादा सख्त होती है, जबकि समन मामले की प्रक्रिया थोड़ी आसान और तेज़ होती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। ये समरी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली, धारा 2 BNSS की डिक्शनरी है। दूसरी, ये परिभाषाएं कानून को साफ और सटीक बनाती हैं। तीसरी, पीड़ित और लोक अभियोजक केस के मुख्य किरदार हैं। चौथी, अपराधों को बांटा गया है ताकि पुलिस की शक्तियों का पता चले, जैसे कि असंज्ञेय अपराध। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, सजा के आधार पर मामले दो तरह के हैं, वारंट मामला और समन मामला। इन शब्दों को समझे बिना हम आगे की संहिता को समझ ही नहीं सकते।